हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ केडी कैंपस पे, द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग चुन यदुवंशी, उदित राज वर्मा, मनीष कुमार, गुड इवनिंग कीर्ति, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई, जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए। संदीप, रोहित, अमन, राज कौशिक, रश्मि दुबे, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए ताकि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सके फटाफट से। तो कल के लिए माफ़ी चाहूँगी, कल एक्चुअली स्टूडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी, माइक और इंटरनेट दोनों का, जिसके वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो कल के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो कल की क्लास आज हम लोग ले रहे हैं, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स की, यानी कि तंत्रिका तंत्र जो हम लोग पढ़ रहे थे उसकी कुछ बीमारियों की, उसके कुछ विकार की बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि आप कैसे पकड़ सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट से सबको लेके आ जाइए ताकि आज का ये धमाकेदार सेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? दीपांशु सैनी, थैंक यू सो मच। सचिन, गुड इवनिंग। पारस, गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। चलो भाई, तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ब्रेन जो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था उसकी जो पीडीएफ है वो क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। तो आप यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ये फेसबुक पेज है, आप यहाँ से भी मेरे से जुड़ सकते हैं। गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकिता, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, प्रशांत पटेल, झूठ को पकड़ सकती हूँ या नहीं, जानते हैं आज के क्लास में। थोड़ा तो सस्पेंस बना के रखते हैं, नहीं तो आज हमारा बायोलॉजी स्पेशल बैच का क्लास नंबर 4 है। सारी क्लासेस आपको यूट्यूब में अभी तक मिलती आ रही हैं। इस बैच की जो आखिरी क्लास यूट्यूब पे है वो आखिरी क्लास है। मंडे से जो भी क्लास मैं लूँगी इस बैच की, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगी, ऐप पर होगी, राइट। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो अभी तो हम सब यूट्यूब पे ही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, केडी लाइव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कूपन कोड लगा सकते हैं KD50, कैपिटल K कैपिटल D, कोई स्पेस नहीं, 50, ओके। और हम इस बैच में कब पढ़ेंगे, मंडे टू थर्सडे पढ़ेंगे 8:30 से 10 के बीच। गुड इवनिंग नरेंद्र सिंह, सोनू कुमार, मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। चलिए, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। झूठ का पता कैसे लगा सकते हैं या कैसे लगाया जाए, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या दिख रहा है आपको? ऐसे तो ये स्लाइड पर आपको साफ दिख रहा है कि ये है क्या, बट फिर भी आप लोगों से पूछ रही हूँ ये क्या है। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीजीएल का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईईजी क्या होता है और ईईजी किस अंग की गतिविधियों का पता लगाने के लिए, कौन से ऑर्गन की फंक्शनिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। गुड इवनिंग कमलेश झा, थैंक यू सो मच। जाट कपिल, वेरी गुड इवनिंग, सुपर्ब इवनिंग, बहुत बढ़िया, मैं एकदम अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल मस्त होंगे। श्वेता चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ईईजी क्या है? ईईजी टेस्ट मेरा हुआ था, विकास लिख रहे हैं, ओके। तो ईईजी टेस्ट है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, राइट। और ये किस अंग की गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके ब्रेन यानी आपके मस्तिष्क में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, आपका जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो जानने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है, ओके। यहाँ पर आपको ट्रिक क्या पकड़नी है? यहाँ पे आपको ट्रिक ये पकड़नी है कि जब भी आप एनसीफेलो वर्ड सुनते हैं, है ना, जब भी आप एनसीफेलो वर्ड सुनते हैं उसका मतलब होता है कि ब्रेन के बारे बात हो रही है, यानी मस्तिष्क के बारे बात हो रही है, ठीक है। ट्रिक यहाँ पर ये है कि जब भी आप एनसीफेलो वर्ड सुनते हैं तो दैट मीन्स कि वहाँ पर ब्रेन के बारे बात हो रही है। तो यहाँ पर करते क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, या यूँ कहें आम भाषा में तो तार लगाई जाती है, और इससे क्या किया जाता है, इससे आपकी जो मस्तिष्क में चल रही गतिविधि है वो एक ग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले होती है। एक ग्राफ के माध्यम से क्या होती है, डिस्प्ले होती है स्क्रीन पर,
ठीक है, तो एनसीफेलो का मतलब ब्रेन से लेना देना है, ब्रेन से लेना देना है। ठीक है, चलिए भाई, ब्रेन में इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोगों को मैं बेसिक वर्ड्स हमेशा बताती आई हूं, ब्रेन का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा। यस, ब्रेन का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा। यस कनिका, बिल्कुल आप सही लिख रहे हो। साइंटिफिक नेम ऑफ फोर ब्रेन इज प्रोजेंसीफेलोन। चलो भाई, वो तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। ब्रेन का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा। थोड़ा सा गेस करिए, थोड़ा सा गेस करिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। जो हम हमेशा आपको बताते आए हैं ये दोनों चीजें, क्या होगा, क्या आंसर होगा। यस, क्या आंसर होगा। शाहिद फरूक का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एनसीफिलाइटिस है ना, एनसीफिलाइटिस। कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, एनसीफिलाइटिस। ओके, आइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसको आप आम भाषा में सूजन कह देते हो, है ना। आम भाषा में, लेमैन्स लैंग्वेज में आप इसको सूजन या स्वेलिंग कह देते हो या इन्फेक्शन कह देते हो। ठीक है, तो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन या ब्रेन का इन्फेक्शन कहलाता है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस, ठीक, क्लियर, ओके। सो आइटिस का मतलब हमेशा आपको बताते आई हूं, त्वचा का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, डर्मेटाइटिस, है ना। त्वचा का इन्फेक्शन कहलाएगा डर्मेटाइटिस। डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन यानी कि त्वचा, और आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। ठीक है, किडनी का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, नेफ्राइटिस। किडनी का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, नेफ्राइटिस, क्योंकि नेफ्रॉन का लेना देना आपके किडनी से है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सिंपल सी ऐसी कुछ बातें हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप वन लाइनर क्वेश्चन को फटाफट से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। गुडन पटेल, आज मेरा बर्थडे नहीं है तो हैप्पी बर्थडे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चले हम लोग। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एहसान अली, आपको मैं बता चुकी हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एहसान अली के लिए भाई ये स्लाइड लगा दिया जाए। जीएस आकृति टेलीग्राम चैनल है, एहसान अली, आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। जो मैंने लास्ट 3 क्लासेस ली हैं उसकी पीडीएफ अपलोडेड है, आज वाली कल तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या होता है इसके बारे आपको बता चुकी हूँ। अब ईईजी टेस्ट कब किया जाता है, ईईजी टेस्ट किया तब जाता है जब आपको क्या देखने की ज़रूरत है, ब्रेन की एक्टिविटी। मान लो कोई व्यक्ति आया है, वो उस व्यक्ति को एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, उसको सीजर्स आते हैं, इस तरह की बीमारियों के लिए ये टेस्ट किया जाता है, राइट। उसको बहुत ज़्यादा क्या है, सोने में दिक्कत है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया, जहाँ पे सोने में जो श्वसन गति है वो कम हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है। तो इन बीमारियों का पता लगाने के लिए ईईजी टेस्ट किया जाता है। ठीक, क्लियर। विकास वर्मा को टेलीग्राम चलाना नहीं आता तो केडी लाइफ आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी पीडीएफ आपका उपलब्ध है। ठीक, क्लियर है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। नीतू मैम का लेक्चर 10 बजे है कुणाल, मेरी क्लास खत्म होगी और मैम का लेक्चर है। ठीक है, चलिए। यस, सुजन शर्मा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुकी हूँ, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास, आप फर्स्ट लेक्चर अटेंड करिए। ये क्या दिख रहा है भाई आपको, आप बोलोगे मैम आप पढ़ाते पढ़ाते कहाँ इन इंडियन, टिपिकल इंडियन शोज़ की पिक्चर आप लेके आ गई हो। क्राइम पेट्रोल, ये एक ऐसा सीरियल है, एक ऐसा है जो आई थिंक हर घर में लोग देखते होंगे। कितने लोग हैं जो ये वाला सीरियल देखते हैं, क्राइम पेट्रोल। जल्दी जल्दी मिथिलेश, ये बैच सिर्फ बायोलॉजी स्पेशल बैच है, साइंस स्पेशल बैच नहीं है। बायोलॉजी में तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी ना। चलो भाई, जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, फटाफट से अपनी लाइक्स जो है मेरे तक पहुंचा दीजिए, ताकि मुझे आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी मिल सके। यस भाई, क्राइम पेट्रोल सब जानते हैं इसको, सब जानते हैं इसको, है ना। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, यस यस। कितने लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना। मैं भी देखती हूँ कभी कभी। चलो, कुछ कुछ एपिसोड्स एक्चुअली इसके अच्छे रहते हैं। एक ये शो आता था आई थिंक 2009-2010 के टाइम, सच का सामना, जिसमें कि ये जो एक्टर उस ज़माने में बहुत पॉपुलर माने जाते थे, स्पेशली लड़कियों के बीच, तो ये उसके क्या थे, एंकर थे, है ना। इनका नाम आई थिंक राजीव खंडेलवाल। हाँ, तो ये शो, ये वाला शो, अब इन सब की मैं आपको फोटोज़ क्यों दिखा रही हूँ, क्या रीज़न है ना।
रीज़न यही है आपको बताने का। आपको अगर याद होगा, सच का सामना नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ। यहाँ पर लोग क्या करते थे, ये लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछते थे। सच का सामना सीरियल में होता क्या था कि ये लोगों से, जो भी इनकी सेलिब्रिटीज़ आते थे, विनोद कामली भी एक एपिसोड में आए थे और उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर आपके करियर को बचा सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से लोगों की पर्सनल लाइफ, जो निजी जिंदगी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे और लोग इसका आंसर देते थे और फिर ये तय किया जाता था कि क्या वो व्यक्ति सच बोल रहा है या क्या वो व्यक्ति सच नहीं बोल रहा है। सोनू रावत, मैंने कौन से एग्जाम क्लियर किए, इससे आपका कोई भला नहीं होगा, बट अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। नीट यूजी एंड नीट पीजी, है ना। नीट अब होता है, हमारे टाइम में सीबीएसई पीएमटी होता था, तो वो क्लियर किया था। यूजी यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए नीट पीजी का एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, आपको आई थिंक अब ये बात क्लियर हो गई होगी। मेडिकल लाइन के 2 जो सबसे मुश्किल एग्जाम होते हैं वो क्लियर किया है। ऐसे मेरे एग्जाम क्लियर करने से आपका कोई लेना देना नहीं है। चलिए भाई, यहाँ पर आ जाइए। तो क्राइम पेट्रोल और सच का सामना, इन सब के अगर आपने एपिसोड्स देखे होंगे तो यहाँ पर एक टेस्ट बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, जिसको आपने सुना होगा, लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से बोलते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि झूठ, लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाला जो टेस्ट है। ठीक, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट को कहा जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट भी, पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहा जाता है। और कैसे पकड़ लिया जाता है कि क्या कोई इंसान इसमें झूठ बोल रहा है या झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि इसमें कोई इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं, तो ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी को क्या करता है, टेस्ट करता है। ट्रुथ सीरम यहाँ पर नहीं होता केतन भारद्वाज। ठीक है, यहाँ पर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, उन्हीं चीज़ को क्या करके, कोरिलेट करके ये पकड़ा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। क्या क्या है वो चीज़ें। यस, यूपीएससी में शिवम त्रिपाठी यूपीएससी का जो होता है उसमें बिल्कुल ये टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं, इसी वजह से मैं ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब आप ये सोचो कि आपके बिल्कुल आम लाइफ से अगर मैं इसको कोरिलेट करके चलूँ, ठीक है, आपकी क्या होगी भाई। कितने लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं, जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं या जिनकी कोई गर्लफ्रेंड है, या लड़कियां रिप्लाई कर दीजिए भाई जो क्या है भाई सीरियस रिलेशनशिप में और इनका बॉयफ्रेंड है। चलिए भाई फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। बोलोगे मैम आप टीचर हो, आप ये चीज़ें क्या पूछ रहे हो, तो चलिए बताइए, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। यस, यस यस, नहीं है कोई, नहीं है कोई, मेरा है, मेरा है, नो गर्लफ्रेंड, सिंगल, सबकी है मैम। चलिए, गुड्डन पटेल साफ लिख रहे हैं या लिख रही हैं कि सबकी है। यस यस यस। चलिए, जिनकी भी गर्लफ्रेंड है या जिनके भी बॉयफ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब मान लीजिए क्या होगा, आप अपने किसी बहुत खास मित्र से, या तो महिला मित्र से या किसी लड़के से बात कर रहे हैं और अचानक से आपका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो आपसे आकर पूछ ले, है ना। ये तभी होगा अगर आपके मन में चोर है। अगर आपके मन में चोर है और आप अपने फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हो, और अचानक से आपकी गर्लफ्रेंड आके पूछ ले किससे बात कर रहे हो, या तुम किससे बात कर रही हो, क्या होगा। अचानक से बिल्कुल, जब आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है तो क्या होगा, आप डर जाएंगे, है ना, आपके पसीने छूटने लगेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने चेहरे पे भले दिखा देंगे, किसी से भी नहीं, बट अंदर ही अंदर आपका हार्ट बीट तो तेज़ हो जाएगा, आपकी हृदय गति तो तेज़ हो जाएगी, है ना। बस इसी टेस्ट, इसी प्रिंसिपल को जब भी आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट समझना है, पॉलीग्राफ टेस्ट समझना है, तो इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टेस्ट कहाँ पर होते हैं, ऑब्वियसली क्रिमिनल्स ही करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड पे कर सकते हो या आपका बॉयफ्रेंड आप पर ये टेस्ट कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, गुंजन कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, चलो भाई अच्छी बात है, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो उससे बड़ी और कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। मैंने बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है क्लास का माहौल लाइट करने के लिए और आपको चीज़ें समझाने के लिए, ठीक है। अखंड सिंगल हूँ मैं, अरे भाई सूरज प्रताप यादव लिख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। हाथ पर क्या लगाते हैं, बीपी नापने के लिए कफ लगाते हैं, ठीक है, स्किन पर लगाते हैं। तो
बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग इलेक्ट्रोड्स या तारें लगाई जाती हैं और उससे और उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर किसी सवाल से देखा गया कि आपका बीपी बढ़ा या आपका हार्ट रेट बढ़ा, ठीक है, या क्या हुआ आपको पसीना आने लगा, या आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपका श्वसन दर ये बढ़ा, तो मतलब ऐसा लगाया जाता है कि आप कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में और नंबर्स के फॉर्म में इसकी रिपोर्ट आती है और बता दिया जाता है कि ये जब सवाल पूछा गया तो इस व्यक्ति का रिस्पॉन्स ऐसा था। तो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए इसका परिणाम आता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है, इसके साथ डिसएडवांटेज ये है कि जो लोग क्या होते हैं, पैदाइशी झूठे होते हैं। जो लोग क्या हैं, जिनको आदत है झूठ बोलने की, जिनको आदत है चीटिंग करने की। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आके पूछेगी किससे बात कर रहे हो, तो आपको आदत है, वो चीज़ आप करते आए हो, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दोगे। तो सेम चीज़ क्रिमिनल्स के साथ होती है। जो पैदाइशी क्रिमिनल्स होते हैं, जिनको हैबिट है क्राइम करने की, वो बहुत आसानी से इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट, इसको क्या बोला जाता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट। झूठ बोलना या झूठ पकड़ने वाला जो टेस्ट है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट बोला जाता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं दिया जाता। टेस्ट के पहले ही आपका चेकअप हो जाता है कि क्या आप फिट हैं कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे टेस्ट बिना क्रिमिनल की मंजूरी के नहीं हो सकते। ये जो भी टेस्ट हैं बिना क्रिमिनल की मंजूरी के, आपके विल के बिना ये टेस्ट जो हैं ये नहीं हो सकते। इनका क्रिमिनल वाला क्या एंगल है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी अभी के लिए आप ये वाला समझ लीजिए। तो पहला झूठ पकड़ने की मशीन क्या है? लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसको हम पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहते हैं। जो लोग पीडीएफ चाहते हैं इस क्लास की, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो लोग मेरे बायोलॉजी स्पेशल बैच में जुड़ना चाहते हैं, वो KD लाइव ऐप डाउनलोड करेंगे, कोड क्या लगाएंगे? KD50, तो ये बैच उनको मिल जाएगा 499 में। चलिए भाई आगे चले, हम लोग आगे चले, नेक्स्ट टेस्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो काफ़ी एक हमारे कंट्री का अभी तक जो राज अभी तक सुलझा नहीं है, आरुषि डबल मर्डर केस है ना। आरुषि केस जो था, जो हत्याकांड था, ये केस गया CBI तक, अभी तक कहिए तो अब इस केस ये अभी तक नहीं सुलझा है। ठीक है, तो इस केस में ये क्या था, जो उनके डेंटल क्लिनिक का एक कंपाउंडर था जिसका नाम था कृष्णा, इस पर वो टेस्ट किया गया था। हम किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? हम टेस्ट की बात कर रहे हैं जो निठारी कांड हुआ था उसके भी क्रिमिनल्स के साथ, जो मोनिंदर सिंह था और सुरेंद्र कोहली नाम के ये जो खतरनाक लोग थे जिन्होंने इतने भयावह कांड को अंजाम दिया था, राइट। तो उन सब पे ये वाला टेस्ट किया गया था। क्या आप गेस कर सकते हैं कि हम किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? हम किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? जल्दी से बताइए। ऐप पर क्लास अमाना मील, ऐप पर क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट होगी। मंडे से मैं सिर्फ आपको ऐप पर मिलूंगी जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। यूट्यूब पे मैं लेती रहूंगी, पर वो क्लास मेरी 10 बजे होगी यूट्यूब वाली। ऐप पर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, ऐप पर मैं आपको मंडे ऑनवर्ड्स मिलूंगी। ठीक है, टेस्ट का नाम गेस करने के लिए बोल रही हूँ। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सारे लोग, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई सारे लोग, फटाफट से शेयर कर दीजिए। यस, नार्को टेस्ट। लाई डिटेक्टर तो हो गया, मन श्वेता चतुर्वेदी इज राइट। नार्को टेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। नार्को टेस्ट, नार्को परीक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टेस्ट में क्या किया जाता है? इस टेस्ट में IV, इंट्रावीनस, IV का मतलब क्या है? IV का मतलब है इंट्रावीनस, यानी वेन के अंदर, शीरा के अंदर क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है ना। EEG और लाई डिटेक्टर में क्या टेस्ट है? अरे कैसा क्वेश्चन है जो भी पूछ रहा है ना। उदित पूछ रहा है EEG और लाई डिटेक्टर। EEG क्या बोला मैंने? सिर्फ आपके ब्रेन की एक्टिविटी को नापता है। लाई डिटेक्टर क्या करता है? आपका BP नापेगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट नापेगा, आपके स्किन पे क्या गतिविधि हो रही है, पसीना आ रहा है या नहीं, ये नापेगा। तो ऑब्वियसली डिफरेंस है ना उदित, है ना। चलो
अब नार्को टेस्ट जो हो गया, जो नार्को परीक्षण की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे पहले पूरा, इन सारे टेस्ट के पहले व्यक्ति का पूरा क्या किया जाता है, चेकअप किया जाता है कि वो फिट है या नहीं, उसकी क्या ली जाती है, उसकी सहमति ली जाती है और उसके बाद ही ये टेस्ट होते हैं। तो नार्को टेस्ट के लिए बिल्कुल परमिशन चाहिए, लॉयर के प्रेजेंस में, डॉक्टर के प्रेजेंस में, जो रिटन पे कंसेंट यानी कि आप अपनी हामी भर रहे हो, उस पर साइन करता है जो क्रिमिनल है, और उसके बाद ही क्या है, उसके बाद ही ये सारे टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इंट्रावीनस किया जाता है, इंट्रावीनस यानी कि नस के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, किसका, दवाइयों का, जिनका नाम है बारबिचुरेट्स। ठीक है, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 दवाई आपको मेन याद रखनी है, सोडियम पेंटोथाल और सोडियम अमाइलेट। दवाई याद रखेंगे, स्पेशली पीसीएस और यूपीएससी वाले, सोडियम पेंटोथाल और सोडियम अमाइलेट। 3 ग्राम सोडियम पेंटोथाल और सोडियम अमाइलेट को क्या किया जाता है, 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, आईवी यानी नस के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। अब ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये दवाइयाँ आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें कम कर देंगी। ये सारी चीज़ें कम कर देंगी कहने का मतलब है कि आपको एक सेमी हिप्नोटाइज स्टेट में कर देंगी, एक ऐसी अवस्था में कर देंगी जहाँ पे आप क्या होगे, कॉन्शियस नहीं होगे, आधे से ज़्यादा नींद में होगे। क्या होगे भाई, आधे से ज़्यादा नींद में होगे। इसी को कहा जाता है ट्रुथ सीरम, इसी को कहा जाता है ट्रुथ सीरम। सो कहते हैं ट्रुथ सीरम मेक्स यू टेल द ट्रुथ। जो ट्रुथ सीरम है वो आपको ट्रुथ यानी कि सच बोलने पर मजबूर कर देता है। देखो, एक आम हमारे में क्या होता है, अगर आप आधी नींद में हो और आपसे कोई उठाकर पूछे कि बताओ मेरा ये वाला सामान कहाँ पर रखा है या तुम्हारा फ़ोन कहाँ है ना, हो सकता है आप अपना फ़ोन छुपाना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपको नींद में कोई पूछ देगा फ़ोन देना अपना, तो हम उतने कॉन्शियस नहीं होते, हमने क्या किया, हमने फ़ोन लिया और हमने दे दिया, है ना। नॉर्मल जो डेली लाइफ में होता है वही, इसी प्रिंसिपल को यहाँ पे आप समझ सकते हो, किस टेस्ट के द्वारा, नार्को एनालिसिस यानी नार्को टेस्ट के द्वारा। तो सबसे पहला झूठ पकड़ने वाला कौन सा था जो यूज़ किया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट या जिसको आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हो। दूसरा है आपका नार्को टेस्ट जिसमें आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, बारबिचुरेट्स कैटेगरी की दवाई दी जाती है और इससे क्या होता है, आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, एक तरीके से क्या हो जाते हो भाई, हिप्नोटाइज। चलिए भाई, केडी लाइव वालों का आदेश आ गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी मेरे तक फटाफट भेज दीजिए, जल्दी जल्दी से भेज दीजिए। यस, ठीक है। सो सोडियम पेंटोथाल या सोडियम अमाइलेट, ये 2 आपको दवाइयाँ याद रखनी है, इन्हीं को ट्रुथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, 26/11 केस में इन्वॉल्व अजमल कसाब, इन पर भी ये टेस्ट किया गया था, है ना, इन पर भी क्या किया गया था, ये टेस्ट किया गया था। चलो, अब इससे जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोटो दिखाई थी, वो सच का सामना, वो शो अल्टीमेटली बंद कर देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना था कि आप लोगों की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ठीक है, एक इंग्लिश में कहावत है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक आप किसी को गुनहगार नहीं ठहरा देते तब तक वो व्यक्ति क्या है, इनोसेंट है ना, तब तक वो व्यक्ति क्या है, इनोसेंट है। मैम, आपने यूपीएसआई 5 में बायो नहीं पढ़ाई। यस तरुण, उस टाइम मैं एक्चुअली किसी अपने प्रोजेक्ट में बिजी थी, तो यूपीएसआई 5 वाले बैच में मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ाई थी। यस, यू आर राइट। चलिए, बट अभी मैं वापस आ गई हूँ, तो जितने भी जीएस वाले बैच हैं, जो भी बैच में हैं, बायोलॉजी में ही पढ़ा रही हूँ। यस, सच का सामना में लाई डिटेक्टर ही यूज़ होता था, पवन चंद्रवंशी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिक्चर भी दिखाई थी, तो उसी में आपको बता रही हूँ कि इसमें कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, तो अब जैसा मैंने आपको इंग्लिश में बताया कि वहाँ पर एक फ्रेज कहा जाता है, इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। अब बहुत लोगों का ऐसा कहना है, बहुत स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसको लेकर, कि आप किसी व्यक्ति को
अगर आप नार्को टेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति के बेहोशी का फायदा उठाकर उसे चीजें उगलवा ले रहे हो। मेडिकल साइंस का एक ये भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि उस अवस्था में जब हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं तो हम कई बार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो फैक्ट्स नहीं, हम कभी कभी अपनी इमेजिनेशन की चीज़ें भी बोल देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति ने सही में वो क्या किया है, वो गुनाह किया है। ठीक। दूसरी बात क्या है कि आप सबसे पहला तो है कि एक राइट टू साइलेंस होता है जो हमारा संविधान हमें देता है। आप उस पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आप उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं और आप उस व्यक्ति के प्रिवेसी को इंट्रूड कर रहे हैं, उसकी निजी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो इन सब रीजन से क्या हुआ, इन सब रीजन से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर ये चीज करी भी जाएगी तो क्या होगा, हमेशा जो क्रिमिनल है उसके कंसेंट से ही किया जाएगा। जब वो हामी भरेगा तभी क्या होगा, ये चीजें की जाएंगी। ठीक है, चलिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसको पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट, ये तीसरा टेस्ट जो झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, ये तीसरा टेस्ट जो झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, क्या नाम है इसका, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई बात नहीं तरुण, कोई बात नहीं, आप YouTube पे मेरी सेशंस अटेंड करते रहो, आपको जो भी डाउट है आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, डोंट वरी। स्वाति, यस, मैं मंडे से वहां पर आ जाऊंगी डियर। आपके जो भी डाउट्स है प्लीज अभी आप नोटबुक में लिख के रख लो। जब मैं ऐप पे आ जाऊं तो आप मुझे वहां पर क्या कर दोगे, इन्फॉर्म कर दोगे कि मैम ये मेरा डाउट था, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए। ट्विंकल, ऐसा नहीं होता कि बोलते नहीं है, क्योंकि पुलिस कई बार अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है और ऐसा नहीं है कि लोग मना करते हैं। यस स्मिता श्रीवास्तव, ब्रेन मैपिंग कहते हैं इसको। एग्जैक्टली, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्रेन मैपिंग। एग्जैक्टली, इसको कहा जाता है ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में क्या किया जाता है, P300 टेस्ट भी इसको बोलते हैं। P300 टेस्ट के नाम से भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप ये क्या करते हो, इसमें आप करते ये हो कि क्रिमिनल के सामने आप ना तो उसको कोई नशे की दवा देते हो, ना आप उससे कोई क्वेश्चंस पूछते हो। आप क्या करते हो कि उसके ब्रेन पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड्स लगा देते हो और EEG के माध्यम से उसकी ब्रेन एक्टिविटी नोट करते हो। कब? सामने स्क्रीन पर आप क्या करते हो, सिर्फ पिक्चर्स लगा देते हो। सिर्फ क्या करते हो, पिक्चर्स लगा देते हो, या उस व्यक्ति को कुछ ऑडियो सुना देते हो, या उस व्यक्ति को क्या करते हो, कुछ ऑडियो सुना देते हो। अगर उस व्यक्ति का लेना देना उस फोटो से है, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी ने क्रिमिनल के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसने किसी को मारकर कहीं दफना दिया है, तो एक खोदी हुई कब्र की पिक्चर लगा दी। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक खोदी हुई कब्र की पिक्चर लगा दी। यस, जॉली LLB में भी दिखाया गया है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो खोदी हुई कब्र की पिक्चर दिखा दी। अब इस फोटो को देखकर ही क्या होगा, आपने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, आपने उसको कोई केमिकल्स नहीं दिए, कोई ड्रग नहीं दिए, लेकिन जैसे ही वो उस चीज़ को देखता है कि देखा है, तो उसके ब्रेन में क्या होंगे, उसके ब्रेन में एक्टिविटीज़ होंगी और वो एक्टिविटी EEG रिकॉर्ड कर लेगा, है ना। EEG क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। तो जब भी व्यक्ति का ब्रेन उसी चीज़ को रिस्पॉन्स करेगा जिसको वो पहचानता है, या तो वो कोई वॉइस हो सकती है ना, या तो किसी की आवाज़ हो सकती है, या क्या हो सकती है, कोई तस्वीर हो सकती है। राहुल कुमार, क्लास टाइम पे आते तो EEG के बारे जान जाते। EMG पूछ रहे हो, इलेक्ट्रोमायोग्राम, है ना, जहाँ पे मसल्स के बारे जाना जाता है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जहाँ पे हार्ट के बारे, हृदय के बारे जाना जाता है। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, सब लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। रोहित शर्मा कह रहे हैं। चलिए आगे चले, क्लियर है। तो तीसरा टेस्ट कौन सा था, ब्रेन। अब इसको P300 टेस्ट क्यों कहते हैं, इसको P300 टेस्ट हम इसीलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि जब भी व्यक्ति कोई ऐसी चीज देखता है जिससे उसका रिश्ता है या जिसको वो जानता है, तो उसके ब्रेन में P300 वेव, उस वेव का नाम P300 है, उस वेव का नाम P300 है, जो किसी मिलती जुलती चीज को देखकर उसके मन में क्या होती है, बनने लगती है। तो उस P300 वेव का नाम है जो आपके ब्रेन में जनरेट हो जाती है।
ठीक है, तो ब्रेन मैपिंग को हम लोग P300 टेस्ट भी कहते हैं, ब्रेन फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, ब्रेन फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। क्लियर है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। क्लियर है? यस भाई, एटीपी दे दीजिए सब लोग, फटाफट से एटीपी दे दीजिए। इस टेस्ट की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लॉरेंस ए फारवेल। ठीक है, लॉरेंस ए फारवेल। इन्होंने ब्रेन मैपिंग टेस्ट की क्या की थी भाई? खोज की थी, खोज की थी। क्लियर है? आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलिए, क्लियर है? तो 3 झूठ पकड़ने के लिए कौन से 3 टेस्ट हैं? जल्दी जल्दी से तीनों टेस्ट के नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी से तीनों टेस्ट के नाम लिख दीजिए भाई, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को समझ आ गई है चीज। फटाफट से, फटाफट से, यस, जल्दी जल्दी से नाम लिख दीजिए। तरुण, आपने यूपीएसआई का बैच ज्वाइन किया था ना कि बायोलॉजी स्पेशल, है ना? तो यस, लव इज लाइफ, ये वाला क्वेश्चन अपनी बहन और अपनी मम्मी से पूछ के मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने पूछा वो ज़रूर अपनी बहन और अपनी मम्मी से पूछकर बताइएगा। चलिए भाई, क्लियर हो गया? जल्दी से टेस्ट का नाम तो लिख दीजिए, जल्दी से टेस्ट का नाम तो लिख दीजिए। मैम, आर यू नाइस ऑफ नीतू मैम? नीस पूछना चाह रहे हो? यस यस, बिल्कुल। लाई डिटेक्टर, नार्को एंड ब्रेन मैपिंग, तो ये तीनों टेस्ट है। तीनों में क्या अंतर है आपको अच्छे से पता है। लाई डिटेक्टर यानी कि पॉलीग्राफी में क्या करते हैं, कोई भी केमिकल नहीं देते, सिर्फ सवाल पूछते हैं और आपके बॉडी का रिस्पॉन्स आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेसिस पर, उसके आधार पर कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं। लाई डिटेक्टर टेस्ट ऐसा टेस्ट है कि आसानी से जो लोग हैं इसको क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं। खास करके जो पेशेवर क्रिमिनल्स हैं उनको पता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये क्या है? बिल्कुल भी डिपेंडेबल चीज़ नहीं है। फिर आता है नार्को टेस्ट, जिसमें कि आप आईवी यानी इंट्रावीनस यानी नस के अंदर क्या करते हैं, सोडियम पेंटोथाल या सोडियम अमाइलेट का इंजेक्शन देते हैं, जिससे व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है या यूँ कहें तो अध निद्रा में चला जाता है। और आप उससे सवाल पूछते हैं और वो पूरी चीज़ रिकॉर्ड होती है, उसका ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड होता है। डॉक्टर्स होते हैं जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो सारे लोग मौजूद होते हैं। तीसरा टेस्ट है ब्रेन मैपिंग, जहाँ पे ना तो आपने उससे सवाल पूछे, ना तो आपने क्या किया, उसको केमिकल दिया, सिर्फ क्या किया, उसके सामने तस्वीर रख दी या उसको कोई आवाज़ सुना दी और क्या किया, इलेक्ट्रोड्स लगाकर देखा कि क्या इसके ब्रेन में P300 वेव बन रही है या नहीं बन रही। ठीक, सिंपल, बहुत इजी। आगे चले, आगे चले। चलिए भाई, आगे चलते हैं। तो आज की क्लास का जो भी पीडीएफ है, जिनको भी चाहिए वो टेलीग्राम पर पीडीएफ क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो बायोलॉजी स्पेशल बैच अगर आपको लेना है तो KD लाइव डाउनलोड करेंगे, KD50 K और D कैपिटल में विदाउट स्पेस कोड डालेंगे और ये बैच आपको मिल जाएगा 499 में। जल्दी से मेरे इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करिए जो आपके लास्ट क्लास के बेसिस पे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे लास्ट क्लास के क्या हैं, लास्ट क्लास के बेसिस पर क्वेश्चंस हैं। फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्लास का टाइम 8:30 से 10 होगा, BDVC। चलिए, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर एक खास तरह की वेव जनरेट होती है, P300। ठीक है, ओके, चलिए। यस, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, श्वॉन सेल्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी से बताइए। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पर हैं? किसका आंसर दे रहे हो तुम लोग? ऊपर वाले का आंसर दे रहे हो, नीचे वाले का आंसर दे रहे हो? पूरा लिख के भेजो, पूरा स्टेटमेंट लिख के भेजेंगे, पूरा स्टेटमेंट लिख कर भेजेंगे। यस, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वॉन सेल्स PNS में होता है, बहुत बढ़िया। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स CNS में होता है ना? CNS और PNS का फुल फॉर्म पता है ना तुम लोगों को? ये मत बोलना कि मैम CNS और PNS का फुल फॉर्म क्या है। चलिए, ये दोनों क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वॉन सेल्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, न्यूरोग्लायल कोशिकाएं हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करती हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं, यानी आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होती हैं और ये बनाती हैं आपकी माइलिन शीथ।
तो अगर आपके CNS में माइलिन शीथ बनाने का काम कौन करता है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। और आपके PNS यानी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाने का काम करता है श्वॉन सेल्स। समझ गए? ठीक है, दोनों क्या है? ये दोनों न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। ये दोनों न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स वाले अगर डॉक्टर के नॉलेज को क्वेश्चन करेंगे तो ये शोभा नहीं देता मैथ्स वालों को, नहीं? चलिए आ जाइए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज केपेबल ऑफ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा केक हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कुछ रीजन है कि ये क्वेश्चन मैंने यहां पर डिस्प्ले किया है। चलिए भाई, यस केरी कैंपस गिरिडीह से किसी का कमेंट आ रहा है, रंजीत राजपूत का। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंटरैक्ट करना चाहते हैं फेस टू फेस? बिल्कुल, जब भी मैं अपनी नानी के घर जाऊंगी मैं ज़रूर आपसे मिलूंगी। वहाँ थोड़ा जाना मेरा कम हो पाता है, लाइफ इतनी, मेरा शेड्यूल इतना पैक्ड रहता है, लेकिन जब भी जाऊंगी तो ज़रूर आपसे मिलूंगी। चलिए, क्या होगा आंसर? यस, न्यूरॉन आंसर है, बिल्कुल न्यूरॉन आंसर है। पर क्या आप लोगों को बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में पता है? यस, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन क्या आपको बाकी तीनों के बारे पता है? क्या आप लोगों को बाकी तीनों के बारे पता है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। क्योंकि मैंने आपको ये तीनों टर्म्स पढ़ाए हैं। आपको ग्लायल सेल किसको कहते हैं ये बताया है, मेनिंजेस किसको कहते हैं ये बताया है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसको कहते हैं ये भी बताया है। तो जल्दी जल्दी से यस कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है इन तीनों के बारे आइडिया है, आइडिया नहीं है, ये पता है कि क्या है ना? यस, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। नहीं वाले वही होंगे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की होगी, आई एम वेरी श्योर। अमन राज, है ना? नहीं वाले वही होंगे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की होगी। एहसान अली, मुझे नो वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ। चलिए, नहीं अमन का ही आ रहा है बार बार। चलिए, कब पढ़ाया? विकास वर्मा, थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कब पढ़ाया गया है। चलिए भाई, कोई नहीं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो सिंसियरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, इन सबको ये वाले ऑप्शंस पता होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाउ डू न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर? कैसे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं? फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। यस, न्यूरोग्लायल सेल। चलिए फटाफट से आंसर दे दीजिए, बहुत बहुत जल्दी से, बहुत बहुत जल्दी से। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और सब लोग शेयर करते रहो यार, फटाफट से शेयर करो वीडियो को, जल्दी जल्दी से शेयर करो। अभी हमें थोड़े से डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे पढ़ना है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे पढ़ना है। क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रिकली, केमिकली या रेडियो वेव्स के द्वारा? क्या आंसर होगा? कुछ लोग, जो भी लोग आंसर ए लिख रहे हैं वो गलत है। आंसर होगा ए एंड बी, आंसर होगा ए एंड बी। कैसे, ये सुनो। अब कैसे, ये सुनो, ठीक है? चलो अब कैसे आंसर होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक रफ पिक्चर बना रही हूं न्यूरॉन का। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है? ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक? अब यहां तक सिग्नल जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ये कौन सा सिग्नल है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। यहां पर साइनैप्टिक क्लेफ्ट में जो सिग्नल आता है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट में जो सिग्नल आता है, चूंकि वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो वो केमिकल सिग्नल है, और वापस से यहां पर क्या हो जाता है? वापस से हो जाता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस भी होते हैं, बट अभी हम लोग जो मेन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो केमिकल साइनैप्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि जब यहाँ पे सिग्नल होता है तो इलेक्ट्रिकल, लेकिन जब यहाँ पर, आपको याद होगा मैंने न्यूरोट्रांसमीटर आपको बताया था, तो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों आंसर होंगे यहाँ पर, ठीक है? क्लियर है? यस,
तो यहाँ पर आंसर है इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली, दोनों तरह से, विद्युत रूप से भी और रासायनिक रूप से भी। जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो को। मैम आपने जो पीपीटी प्रोवाइड की है सिस्टमैटिक तरीके से, वो बहुत हेल्प कर रहा है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। न्यूरॉन्स कम इन विच डिफरेंट टाइप्स, किस विभिन्न प्रकार में आते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए। जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए। ओके, फटाफट से आंसर दे दीजिए। अब क्लियर हो गया है? बिल्कुल मॉर्निंग वाली एनर्जी है मैम। जल्दी से तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो, फटाफट से शेयर तो करो वीडियो को। कहाँ हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स? सबको लेकर आओ, सबको लेकर आओ। क्या आंसर होगा बताओ? ये तो तुम लोग फट से आंसर कर दोगे, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। सेंसरी एंड मोटर, बहुत बढ़िया। दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। चलिए भाई आगे चला जाए। आगे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियों, कुछ विकार के बारे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला विकार, सबसे पहली बीमारी, आज हम कुछ डिजीजेस ही डिस्कस करेंगे, सारे नहीं, क्योंकि आज हमें स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ना है। तो एक दो डिजीजेस हैं नर्वस सिस्टम के जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला डिजीज जो है वो है मेनिंजाइटिस। कौन सा डिजीज है? मेनिंजाइटिस। तानिका शोथ, बोला ना, हिंदी जिसको आती है ना भाई, उसको कोई भी भाषा आ सकती है। देखो कितना इजी है इंग्लिश में मेनिंजाइटिस और हिंदी में तानिका शोथ। चलिए, सो मेनिंजाइटिस क्या है? अब आप खुद कह सकते हो क्या है मेनिंजाइटिस। अगर आपको इसका कोई डेफिनेशन बोलेगा, इसकी परिभाषा कोई पूछेगा कि व्हाट इज मेनिंजाइटिस, तो आप क्या बोलेंगे? मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या होती है? यस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। वेरी गुड ट्विंकल, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या है? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। अब आंसर्स आप लोग देंगे, मैंने आप लोगों को बेसिक चीजें पढ़ा दी। अब आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और जल्दी जल्दी से फटाफट से आंसर करिए स्क्रीन पर। क्या होगा? क्या होगा मेनिंजाइटिस? सिंपल सी बात है, मेनिंजिस। मेनिंजिस क्या होती हैं? जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती हैं भाई? कवर करती हैं, है ना। और उनमें जब इन्फेक्शन हो जाए, उनमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो चीज़ कहलाती है मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेनिंजिस सिर्फ ब्रेन के आसपास नहीं होता, बल्कि आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपके मेरुरज्जु के आसपास भी होता है। ठीक है, ना सिर्फ ब्रेन के पास होता है बल्कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास भी होता है। यस कनिका, मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रही थी आपने पहले ही आंसर कर दिया। 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर और पाया मैटर, है ना। इसमें जो एरेकेनॉइड और पाया मैटर है, इसको हम लोग साथ में कहते हैं लेप्टोमेनिंजिस। लेप्टोमेनिंजिस, ठीक है। जो एरेकेनॉइड और पाया मैटर होता है, इन दोनों को इकट्ठे हम लोग क्या नाम देते हैं? लेप्टोमेनिंजिस। और मेनिंजाइटिस का ये मतलब है कि एरेकेनॉइड और पाया मैटर में क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी सूजन आ जाए। यहाँ पर ड्यूरा मैटर लेप्टोमेनिंजिस में इंक्लूड नहीं होता। ये बात आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एरेकेनॉइड मैटर और पाया मैटर को इकट्ठे हम नाम देते हैं क्या? लेप्टोमेनिंजिस। तो लेप्टोमेनिंजिस जो है उसका इन्फ्लेमेशन कहलाता है मेनिंजाइटिस। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, आगे चले। तुम लोग शेयर नहीं कर रहे यार, जल्दी जल्दी से शेयर करो, फटाफट से शेयर करो। बहुत बहुत जल्दी से आप लोग क्या करोगे? शेयर करोगे। लेप्टोमेनिंजिस नहीं अमन, लेप्टोमेनिंजिस, ठीक है। यस, हाँ, लेप्टोमेनिंजिस। चलिए भाई, बायोलॉजी है ही इतना खूबसूरत सब्जेक्ट जुनेद अंसारी। मैंने बोला ना, जहाँ पे हम लाइफ के बारे पढ़ते हैं, जिंदगी के बारे पढ़ रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि बायोलॉजी वाली मैम इतनी खूबसूरत क्यों होती है? तो भाई जहाँ पे हम जीवन के बारे पढ़ते हैं, जिंदगी के बारे पढ़ते हैं, जिंदगी से खूबसूरत क्या चीज़ हो सकती? नहीं। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे कि मेनिंजाइटिस क्यों होता है। मेनिंजाइटिस क्यों होता है? देखो, ये है आपका ब्रेन, ये है आपका ब्रेन यानी आपका मस्तिष्क, और ये है आपका ब्लड यानी आपका रक्त, ठीक है। ओके, चलिए,
तो ब्रेन और ब्लड के बीच, ब्रेन और ब्लड के बीच क्या होगा, ब्रेन और ब्लड के बीच एक बैरियर मौजूद होता है, एक अवरोध मौजूद होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। बहुत समझना आसान है, इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ आपका ब्लड, यहाँ आपका ब्रेन, ये वो क्या है, ये वो क्या है, ये वो अवरोध है, ये वो अवरोध है, ये वो बैरियर है, तो ये कहलाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब मेनिंजाइटिस होता किस वजह से है? मेनिंजाइटिस मेन बैक्टीरिया के वजह से होता है। ओके, निसेरिया मेनिंजाइटिडिस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया के वजह से होता है। वायरस के वजह से भी हो सकता है, एंटीरो वायरस के वजह से भी हो सकता है, फंगस कवक के वजह से भी हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोकोकस। तो बहुत सारे, जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है उसके वजह से भी मेनिंजाइटिस की बीमारी हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, जो पैथोजन है वो रोगजनक है, वो क्या करते हैं कि वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रभावित करते हैं, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो भी पैथोजन होगा वो कहाँ पर होगा, आपके ब्लड में होगा, वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रभावित करेगा और आपके ब्रेन में एंटर कर जाएगा, आपके ब्रेन में यानी आपके मस्तिष्क में एंटर कर जाएगा। ठीक है, जब आपके ब्रेन में एंटर करेगा तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है ब्रेन उससे लड़ना चाहेगा। जब भी आपके ऊपर एंटीजन का अटैक होता है तो क्या करती है बॉडी का रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन करना, है ना। बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन करना। बॉडी उससे लड़ना चाहती है, शरीर उससे लड़ना चाहता है। शरीर किसके द्वारा लड़ेगा, शरीर लड़ेगा WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से, सफेद रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, है ना, सफेद रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो WBCs को क्या करेंगे, WBCs ये धीरे धीरे चले जाएंगे ब्रेन के पास। क्यों? क्योंकि इन ब्रेन को किससे लड़ना है, पैथोजन से लड़ना है ना। ब्रेन से ये किससे लड़ना है, जो भी रोगजनक है उनसे लड़ना है। तो इसीलिए क्या होंगे, ये WBCs चले जाएंगे। तब क्या होगा, तब होगा ये कि यहाँ पर जो आपका CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, ब्रेन के आसपास जो CSF है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे वॉल्यूम में बढ़ता चला जाएगा, है ना, संख्या में बढ़ता चला जाएगा। और क्या होगा, वो आपके ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ा देगा। ठीक, क्या करेगा, ये CSF बढ़ता चला जाएगा और ये क्या करेगा, आपके ब्रेन का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो बढ़ाता चला जाएगा, जिस वजह से आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्या होंगे, हेडेक्स होंगे, यानी कि सर दर्द होगा। मेनिंजाइटिस के 3 प्रमुख लक्षण हैं, 3 प्रमुख लक्षण हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख लक्षण हैं? फीवर होना, है ना, बुखार आना, सर दर्द होना और गले में तो नहीं, गर्दन में अकड़न होना। क्या होना, गर्दन में अकड़न होना, नेक स्टिफनेस जिसको कहते हैं, फीवर यानी कि बुखार, और साथ ही साथ क्या होगा, हेडेक, यस, इंक्रीज ब्रेन प्रेशर जिसको आप कहते हो इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें होंगी। ये मेन आपका है कि मेनिंजाइटिस कैसे आपके शरीर में होता है, मेनिंजाइटिस आपके शरीर में कैसे होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, ठीक है, तो क्या इसके मेन लक्षण होंगे? 3 मेन लक्षण आपको याद रखने हैं, फीवर, नेक रिजिडिटी यानी अकड़न, जो अकड़न कहते हैं, और हेडेक यानी कि सर दर्द। धीरे धीरे क्या होता है, मेंटल डिसोरिएंटेशन भी होने लगता है अगर ये क्या होगा, ज्यादा देर तक अगर इसको छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, आगे चला जाए, ये क्या है, इसके लक्षण हैं। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, तो इस प्रोसीजर का नाम जान लो, लंबार पंक्चर। इस लेवल की नॉलेज तो मुझे नहीं लगता कि केडी लाइफ के अलावा आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहले मिली है, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं। मेडिकल साइंस के बारे आपको इतनी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ATP के फॉर्म में अपनी एनर्जी मेरे तक
पहुंचा देंगे। ठीक है, चलिए अब सारी बीमारी फीवर से क्यों शुरू होती है? इन्फ्लेमेशन डियर, इन्फ्लेमेशन। जब भी कोई एंटीजन आप पर अटैक करता है, आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी इम्यूनिटी उसको रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और फीवर एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। इसीलिए सारी चीज़ें जो हैं फीवर से शुरू होती हैं। ठीक है, चलिए भाई, क्लियर हो गया। लंबार पंक्चर क्या है? आपको मैंने ये चीज़ बताई है कि जो आपका CSF है, जो आपके मेनिंजेस हैं, ये दोनों चीज़ें ना सिर्फ आपके ब्रेन में हैं बल्कि आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी आपके मेरु रज्जु के अंदर भी मौजूद है। मेरु रज्जु के अंदर भी मौजूद है। मनीष पाल पूछ रहे हैं मैम मैं आपकी जगह पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। आप KD लाइफ पर अप्लाई कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बेशक पढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, तो लंबार पंक्चर के बारे हम बात करेंगे कि लंबार पंक्चर होता क्या है। तो एक सुई के माध्यम से, अब इसको आम भाषा में समझो। पैथोजन क्या होता है? रोगजनक, जो कोई बीमारी कॉज करता है, रंजन, उसको हम पैथोजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। तो अब क्या होगा? लंबार पंक्चर में एक सुई के माध्यम से आपके लंबार वर्टिब्रा, ठीक है, जो आपका केरुशक दंड है, जो आपका वर्टिब्रा है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके पास से CSF ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है उससे? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ले लिया जाता है और उस फ्लूइड का क्या किया जाता है? उस द्रव का एनालिसिस किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज कितना है। तो जो भी हैं ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करके बताया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति को मेनिंजाइटिस है या मेनिंजाइटिस नहीं है। ठीक, क्लियर है। थैंक यू सो मच दीपक दामले, थैंक यू सो मच। सो लंबार पंक्चर कहा जाता है इस चीज को। चलिए भाई, सेकंड नंबर पे हम जो बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर की, उसका नाम है एल्जाइमर्स डिजीज। क्या नाम है भाई? एल्जाइमर डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज क्या होती है? इसको कहा जाता है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का क्या मतलब है? किसी भी शब्द के आगे अगर DE लिखा होना मतलब हटा देना, ठीक है। डिमेंशिया का मतलब ये है, आम भाषा में कहें तो भूलने की बीमारी, ठीक है, भूलने की बीमारी। और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आप साइंस मेडिकल लाइन समझ के चले तो डिमेंशिया का ये भी मतलब है कि जब आपको नई चीज़ें याद करने में भी कठिनाई हो, दिक्कत हो। तो एल्जाइमर डिजीज एक मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया है, जहाँ पे लोगों को क्या होता है? भूलने की बीमारी होती है। आमतौर पे 65 साल 65 ईयर्स के बाद ही इसका ऑनसेट होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज। फिर से डरना नहीं है, डरेंगे नहीं। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिका से इसका लेना देना है। किसी चीज़ का डीजेनरेशन हो जाने का क्या मतलब है? किसी चीज़ का डीजेनरेशन हो जाने का मतलब है किसी चीज़ का गुम हो जाना, टूट जाना। किसी चीज़ का गुम हो जाना या टूट जाना। डीजेनरेट होना एक्चुअली मतलब है किसी चीज का टूट जाना। तो न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है? कि यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या होते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है, ओके। अब कैसे काम करता है इसके बारे समझेंगे हम लोग। देखो, आपके न्यूरॉन्स के अंदर भी प्रोटीन है। जिस तरह से आपकी हर प्रोटीन को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी हम प्रोटीन को कहते हैं। ठीक उसी तरह से आपके हर सेल के पास प्रोटीन है। और न्यूरॉन्स पे मैंने आपको अगर निसिल ग्रैन्यूल पढ़ाया होगा तो क्या होता है वहाँ पे? निसिल ग्रैन्यूल भी प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि न्यूरॉन्स के पास भी क्या मौजूद है? प्रोटीन्स मौजूद है। अब एल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है कि यही जो प्रोटीन है ये आपस में फोल्ड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मिस फोल्डिंग। क्या होते हैं? आपस में यूं कहें तो ये क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं। मिस फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन्स, आपस में ये उलझ जाते हैं और क्या बना देते हैं? गुत्थी बना देते हैं, है ना, आपस में उलझ कर गुत्थी जैसी चीज बना देते हैं। मैं आपको बिल्कुल आम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ अलॉन्ग विद द टर्म्स ऑफ साइंस। तो दो चीजें बनती हैं यहाँ पे,
प्लाक्स एंड टैंगल्स। आपके न्यूरॉन में एक प्रोटीन होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इस लेवल की नॉलेज केडी लाइफ के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, बार बार बोल रही हूं। एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं टाउ प्रोटीन। आपके न्यूरॉन के अंदर एक प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम है टाउ प्रोटीन। ठीक, अब ये टाउ प्रोटीन का क्या होता है, इसकी मिसफोल्डिंग हो जाती है, ये आपस में क्या होता है, उलझ जाता है और ये क्या बना देता है, टैंगल बना देता है ना। न्यूरॉन के अंदर ही क्या बना देता है, टैंगल बना देता है। ठीक, उसके साथ साथ एक और प्रोटीन होती है जो न्यूरॉन्स के बाहर होती है, ये इस तरह से प्लाक यानी कि थक्के जैसी चीज बना देती है, थक्के जैसी चीज बना देती है। तो प्लाक और टैंगल, चूंकि ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन टूट जाता है। न्यूरॉन्स का आपस में जो कनेक्शन है वो क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, इसी वजह से अल्जाइमर डिजीज की बीमारी हो जाती है। अल्जाइमर में होता क्या है, याददाश्त तो कम होती ही है, साथ ही साथ जब भी बीमारी आगे बढ़ती है तो मूड डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, मूड चेंजेस होना, मूड डिसऑर्डर्स होना, कहाँ पे चीज़ कहाँ पे रखी थी उस चीज़ को भूल जाना, ये ऐसी बीमारियां हैं जो आमतौर पे आप देखते हो बूढ़े लोगों में होती है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर भूलने की बीमारी अल्जाइमर ही हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर जो भूलने की बीमारी है वो अल्जाइमर ही हो। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई हुई है, एक हेल्दी ब्रेन की और एक अल्जाइमर वाले ब्रेन की। आप देख रहे हो ये ब्रेन क्या हो गया है, ये ब्रेन जो है वो श्रिंक हो गया है, साइज में क्या हो गया है, छोटा हो गया है, क्योंकि न्यूरॉन्स का क्या हो गया है, डीजेनरेशन हो गया है ना, डीजेनरेशन हो गया है। ओके, चले आगे चले, आगे चले। किसी को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। जिनको पढ़ाई करनी है ना वो सिर्फ पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एम आई क्लियर? जल्दी जल्दी से बोलिएगा, क्या आपको चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जल्दी से, और जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर भी करेंगे, जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर भी करेंगे। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ट्विंकल इसका ट्रीटमेंट है जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डाला जाता है, जिसके वजह से न्यूरॉन्स का डीजनरेशन ना हो। थोड़ा सा हाई लेवल का चीज़ है इसलिए मैंने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलिए आगे चले, आगे चला जाए। यस क्लियर है, उदित को क्लियर है, बहुत बढ़िया। उदित मुझे लग रहा है मेरी क्लास का एक बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट होने वाला है मेरी ऐप में। चलिए उदित, आपसे मंडे को मिलेंगे ऐप पर। अभी बाकी का मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐप के कौन से बच्चे हैं। उदित तो समझ में मुझे आ गया। चलिए आगे चले। तो आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दूं, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, फेसबुक पेज से कनेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ। और जो बच्चे बायोलॉजी स्पेशल बैच परचेज करना चाहते हैं, केडी लाइव ऐप डाउनलोड करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे KD50 और आपको ये बैच मिल जाएगा 499 में। चले भाई, थर्ड नंबर पे ये आपको CHSL में एक क्वेश्चन आया था। CHSL में एक क्वेश्चन आया था, सवाल आया था जिसमें ये वन ऑफ द ऑप्शंस दिया था। तो जब मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए थे तब भी मैंने आपको ये बीमारी एक्सप्लेन की थी, अभी फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। थर्ड नंबर पे जो बीमारी हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपको बहुत सिंपल सी वन लाइनर चीज़ इसमें यही जाननी है, वन लाइनर चीज़ यही जाननी है। रवि कुमार, माया मैम की क्लास बहुत जल्दी आएगी डियर यूट्यूब पे मैम की क्लास जल्दी आएंगी। आप केडी लाइफ को डाउनलोड कर लो, ऐप को एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको जब भी मैम की क्लास होगी ना तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैम की क्लास कब है। चलिए, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपके माइलिन शीथ जो है वो नष्ट हो जाती है। चलिए भाई, कपिल को हमारी क्लास क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। माइलिन शीथ क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो जिस बीमारी में आपकी माइलिन शीथ क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बीमारी को हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। संजय कुमार SKP चैनल, क्लास का टाइम होगा मंडे टू थर्सडे 8:30 से 10 केडी लाइव ऐप पर। ठीक, बाकी जो मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगी, चूंकि 10 बजे तक मेरी ऐप पे क्लास होगी, तो जो भी मेरी यूट्यूब पे क्लास होगी वो रात में 10 बजे होगी। ठीक, चलिए जल्दी से मुझे बताइए माइलिन शीथ का काम क्या होता है। ट्विंकल, माइलिन शीथ का स्पेलिंग सही करो डियर। स्पेलिंग, मेरे स्टूडेंट्स स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। एप्लीकेशन क्लास ज्वाइन करना है मिनहाज आलम को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं केडी लाइव ऐप के माध्यम से।
माइलिन शीथ का क्या काम होता है, कौन बताएगा? जल्दी से कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी से, बहुत जल्दी से। प्रोटेक्ट न्यूरॉन नहीं, मैंने आपको बताया था, अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जैसे आप रिमोट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर सेलोफेन कवर लगा देते हो, ठीक उसी तरह से यस इंसुलेटर का काम करता है। आपके न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन है, जो अक्षतंतु है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद होती है। और जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ मौजूद है, उससे जो कंडक्शन होता है, उससे जो नर्व इम्पल्स होते हैं, बहुत जल्दी से क्या होते हैं, ट्रैवल होते हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल लीक नहीं होता न्यूरॉन से, और बहुत जल्दी वो सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रैवल होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर माइलिन शीथ नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? अगर माइलिन शीथ नष्ट हो जाएगा तो सिग्नल्स क्या होंगी? सिग्नल्स क्या होंगी? धीरे धीरे जाएंगी, धीरे धीरे जाएंगी, है ना? चलिए, ओके। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? स्व प्रतिरक्षित रोग, स्व प्रतिरक्षित रोग। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज अगर समझना है तो एक हिंदी का मुहावरा समझ लो। एक हिंदी का मुहावरा क्या समझोगे? कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना। आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो ये चीज नहीं जज कर पाती कि बाहर का कौन है। आपके इम्यून सिस्टम का क्या काम है? कि जो भी एंटीजन है, जो भी प्रतिजन है, उसको मारने का काम। लेकिन जब आपकी खुद की बॉडी, खुद का शरीर ये जज नहीं कर पाता कि ये सेल मेरी बॉडी का है या बाहर वाला है, तब आपके शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। उस स्थिति में क्या होता है कि आपके ही बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं, वो क्या करती हैं? वो आपके ही बॉडी सेल्स को नष्ट कर देती हैं। उनको नष्ट करना था एंटीजन को, प्रतिजन को, जो आपको नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन उन्होंने नष्ट कर दिया आपके शरीर की ही कोशिका को, उन्होंने नष्ट कर दिया आपके बॉडी की ही सेल को। तो यही बीमारी कहलाती है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको हिंदी में आप कहते हो स्व प्रतिरक्षित रोग, स्व प्रतिरक्षित रोग। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी क्या है? एक स्व प्रतिरक्षित रोग है, जहां पे आपके इम्यून सेल्स जो हैं आपके माइलिन शीथ को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। चलिए भाई, तो अभी तक हमने 3 डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। अब आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे। तो ब्रेन के बारे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। पहले हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा, क्लास स्टार्ट की, बेसिक चीज़ें पढ़ी, पूरा उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ा, सेंट्रल, पेरिफेरल, फिर ब्रेन के बारे पूरा पढ़ा। एक क्लास हमारी ब्रेन पे हुई जहाँ पे कि हमने पूरी चीज़ें पढ़ी। फिर हम कुछ डिसऑर्डर्स के बारे पढ़े, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे, यानी मेरुरज्जु के बारे। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ें मौजूद होती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक, अब एक सेकेंड, एक पेन के माध्यम से आपको मैं कुछ समझाना चाहूंगी। ये देखिए, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मेरुरज्जु क्या है? आप समझते हो पीछे आपका वर्टिब्रा है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी है। कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास कितने वर्टिब्रा मौजूद हैं? हमारे पास कितने वर्टिब्रा मौजूद हैं? कितने वर्टिब्रा मौजूद हैं हमारे पास? जल्दी से बताइए, कौन कौन बता सकता है कि हमारे पास कितने वर्टिब्रा मौजूद है? यस कपिल, ऑब्वियसली, मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगी। जिन स्टूडेंट्स को मैं एक बार पढ़ा देती हूँ यूट्यूब पे, उनके नाम से मैं पहचान जाती हूँ। डोंट वरी, डोंट वरी। कोर्स कितने दिन चलेगा? कोर्स चलेगा जब तक आपका सिलेबस तसल्ली पूर्वक खत्म ना हो जाए। ठीक, इससे अच्छा आंसर मैं आपको नहीं दे सकती। 33 बच्चों में होते हैं अश्विनी और अमित। टोटल वर्टिब्रा बड़ों में 26 होते हैं, बच्चों में 33 होते हैं। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा CGL, दिल्ली पुलिस, बहुत सबका बिल्कुल फेवरेट पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अडल्ट्स में, वयस्क में 26 वर्टिब्रा होते हैं। ठीक, इस तरह से ऐसे लगे हुए। कितने? 26 वर्टिब्रा।
अब समझो, वर्टिब्रा, ये जितने भी वर्टिब्रा हैं इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक छिद्र होता है, छेद होता है, जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, जिससे आपका ये जो मेरु रज्जु है वो गुजरता है। ठीक, तो ये क्या है भाई, ये वर्टिब्रा है जो मैं ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ। जो ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ वो सारे वर्टिब्रा हैं, और जो रेड से मैं मार्क कर रही हूँ ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर से आप इस पेन का एग्जाम्पल लो। ठीक, ये पेन क्या है, ये पेन मान लो आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके 26 वर्टिब्रा हैं। इनके बीच क्या है, इनके बीच एक छिद्र है। जिस तरह से मैं इस पेन में ये रिफिल डाल रही हूँ, ठीक इसी तरह से ये वर्टिब्रल कॉलम है, और इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपका मेरु रज्जु, यानी कि आपका मेरु रज्जु। ठीक, अभिषेक शॉ, सब काम हम करेंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ी मेहनत आपके तरफ से भी तो होनी चाहिए। नहीं, मानती हूँ टीचर हूँ, आपको पढ़ाने के लिए फीस लेते हैं, बट कुछ मेहनत आपके साइड से भी तो होनी चाहिए। नहीं अभिषेक, चलिए, समझ में आ गई बात, स्पाइनल कॉर्ड समझ गए। बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम होता है सारे आपके बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को, सारे आपके बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करना, नियंत्रित करना। सीधा क्वेश्चन आता है, अब आपको क्या करना है, अब आपको डिफरेंस समझना है इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में। यहाँ पर आप मेन मात खाते हैं जब हम बेसिक्स क्लियर नहीं करते हैं। ठीक है, दो चीज़ें आपको समझनी है, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, बताओ तो सब। इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, जल्दी जल्दी से बताएंगे, बहुत जल्दी से। इनवॉलेंट्री एक्शन, आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, फटाफट से आंसर देंगे। यस, 26 होते हैं, अमन कुमार 26 होते हैं वर्टिब्रा, 33 बच्चों में होते हैं। सुधीर कुमार 33 बच्चों में होते हैं, अडल्ट्स में 26 होते हैं। ठीक, चलिए, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। यस अपूर्वा, जीसी राज कौशिक, मेड्यूला, बहुत बढ़िया। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनको आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है ना। जैसे आपका हार्ट रेट, आपकी हृदय गति, आपकी श्वसन गति, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। बिल्कुल सही बात। अगर मैं कहूँ रिफ्लेक्स एक्शन, अगर मैं कहूँ प्रतिवर्ती क्रिया को, तो जो भी प्रतिवर्ती क्रिया है उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। अब प्रतिवर्ती क्रिया कैसे आप समझोगे, आप गाड़ी चला रहे हो, सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ जाता है, क्या करोगे, सोचते रहोगे गाड़ी रोकूं ना रोकूं? नहीं, आपका रिफ्लेक्स काम करेगा कि आप विद इन सेकेंड्स भी नहीं, विद इन माइक्रो सेकेंड्स ब्रेक लगाओगे, है ना, ब्रेक लगाओगे ताकि उस कुत्ते की जान बच जाए। ठीक, क्या होगा, बैठे हो मज़े में, कह रहे हो मैम, घर में कह रहे हो मम्मी आकृति मैम की क्लास चल रही है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना के ले आओ। मम्मी कहेगी ठीक है, मेरा राजा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, इसके लिए तो भाई कॉफ़ी बना देनी चाहिए। तो मम्मी क्या करेगी, गरम गरम कॉफ़ी बना के आपके पास लाएगी। आप मज़े से क्लास कर रहे हो यूट्यूब पे, आपने देखा नहीं, कप उठाया और बहुत तेज़ गरम लगा, तो कप जब छुओगे तो क्या वेट करोगे, गरम लग रहा है, हाथ हटाऊं ना हटाऊं, ऐसा तो नहीं होता, तुरंत हटाते हो, गरम लगता है ऐसे करके हाथ हटाते हो, है ना। तो जो भी चीज़ आप तुरंत इस तरह से करते हो, ये क्या है, ये है भाई आपका रिफ्लेक्स एक्शन, यानी आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है, तो ये चीज़ें कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी आपका मेरुरज्जु। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। जहां भी आप क्वेश्चन देखोगे रिफ्लेक्स एक्शन अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ए कुमार टेक्नो, आपका जो भी रेफरेंस है सरासर गलत है। अडल्ट्स में 26 होता है, बच्चों में 33 होता है। अब जहाँ से भी पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके फाइन। चलो, तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछे रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, आंख बंद के क्या आंसर करोगे, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की खोज किसने की थी, सीजीएल का क्वेश्चन,
खोज की थी मार्शल हॉल नाम के साइंटिस्ट ने। खोज किसने की थी? मार्शल हॉल नाम के वैज्ञानिक ने, मार्शल हॉल नाम के साइंटिस्ट ने। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये है ब्रेन और ये आपका वर्टिब्रा है। इसी वर्टिब्रा के अंदर मौजूद है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसी वर्टिब्रा के अंदर मौजूद है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे वर्टिब्रा, इनके अंदर जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्लियर? चलें, अब स्पाइनल कॉर्ड में आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे आपके ब्रेन के आसपास मेनिंजेस हैं, वैसे ही आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास मेनिंजेस हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे मैं आपको दो शब्द और क्लियर करना चाहूँगी कि हम ग्रे मैटर किसको कहते हैं और वाइट यानी कि सफ़ेद मैटर किसको कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि माइलिन शीथ किस कलर की होती है? आपको मैं बता चुकी हूँ। माइलिन शीथ किस कलर की होती है? वर्टिब्रा, हिंदी में रीढ़ की हड्डी, अंजनी लाल। ठीक है, माइलिन शीथ किस रंग की होती है? लखनऊ का नवाब पूछ रहा है मैम आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, माइलिन शीथ किस कलर की होती है? बहुत बहुत जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत जल्दी से आंसर करेंगे। माइलिन शीथ किस कलर की होती है? रेड कहाँ बोल दिया कनिका आपने? यस अपूर्वा, वाइट, ट्विंकल राइट, वाइट है ना। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं कि माइलिन शीट जो है सफेद रंग की होती है। तो वाइट मैटर का मतलब है कि यहाँ पे सारे क्या हैं? एक्सॉन्स हैं जिनके पास माइलिन शीट है, जिनके पास क्या है? माइलिन शीट है। और ग्रे मैटर का मतलब है कि यहाँ पे सारे के सारे न्यूरॉन के क्या है? सेल बॉडी है। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं याद है तो दोबारा बना दे रही हूं। ये सेल बॉडी था, ये हिस्सा डेंड्राइट था, ये हिस्सा सेल बॉडी था, ये हिस्सा एक्सॉन था, अक्षतंतु, और इसी पे लगी हुई थी माइलिन शीथ। तो व्हाइट मैटर क्या होता है? व्हाइट मैटर होता है जहां पे, एक सेकेंड, जहां पे सारे के सारे एक्सॉन्स, माइलिन वाले एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन इकट्ठे हो जाते हैं और जहां पे सारे के सारे सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाती है उसी को हम कहते हैं ग्रे मैटर। साइटोन, जीनू प्रिया साहा पूछ रहा है या रही है कि साइटोन क्या है? तो सेल बॉडी को ही हम लोग साइटोन कहते हैं डियर। सेल बॉडी का नाम साइटोन भी है, सोमा भी है। ठीक है, चलो चलो अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हम किसको कहते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको बता दिया कि ये वर्टिब्रा, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक इसी तरह से अब अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगी तो क्या किया? इसको कट करके देखा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या किया? ये स्पाइनल कॉर्ड सीधे जा रही है, इसको हमने कट करके ऐसे सीधा करके देखा। ये ऐसा स्पाइनल कॉर्ड है, बीच में आपको ये दिख रहा होगा, ये तितली है ना। एक सेकेंड, ये वाला आपको एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। अगर आपसे कोई पूछे स्पाइनल कॉर्ड के बारे, किसके बारे? मेरू रज्जु के बारे, तो आप ये बात जरूर कह सकते हो कि बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है ना। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है। ये आपको डायग्राम में साफ दिख रहा है। ऑब्वियसली रत्नाकर उपाध्याय, कैसा क्वेश्चन है? अगर हम बायोलॉजी स्पेशल बैच लेंगे तो पूरी बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, अगर इस डायग्राम को याद रखो, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे मैटर, बाहर व्हाइट मैटर, समझना बिल्कुल आसान, कोई भी देख के समझ जाएगा। ठीक है, राइट। अब ब्रेन में इसका जस्ट उल्टा होता है। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क में भी होते हैं बिल्कुल, लेकिन उल्टा होता है। ब्रेन में क्या होगा? ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर, व्हाइट मैटर अंदर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे और व्हाइट मैटर है वो उल्टा होता है। आप स्पाइनल कॉर्ड का इस डायग्राम से याद रखो, ठीक है, ओके। और क्या करना, वहां पे ध्यान रख लेना कि ब्रेन का उल्टा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत जगह पे पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके का, जहां पे डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। क्या डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर, ग्रे मैटर अंदर, ब्रेन में उसके जस्ट उल्टा, ब्रेन में उसके जस्ट उल्टा है। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइएगा। एम के धैया, इतना मेडिकल साइंस मत अप्लाई करो,
ठीक है, इतना मेडिकल साइंस मत अप्लाई करो। चलो आ जाओ आगे चले। क्लियर है? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर किसको कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्पाइनल कॉर्ड का याद रखना और इतना याद रखना कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या चलता है? उल्टा चलता है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताएंगे। तो मेनिंजेस इसमें भी मौजूद हैं, सारी चीजें आपको पीडीएफ में लिखी हुई मिलेंगी। ओके, सारी चीजें आपको आपके पीडीएफ में लिखी हुई मिलेंगी। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से सीजीएल में काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहां से इन 2 स्लाइड से आने वाले हैं। यहां पे देखो, यहां पे आप क्या समझोगे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपकी तंत्रिका तंत्र है, उसके 2 हिस्से हैं, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में आप लिख सकते हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। इसमें क्या चीजें होती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो है ही, लेकिन ब्रेन से निकलने वाली जो भी नर्व है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। ठीक उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो भी नर्व है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। ओके, ये चीज क्लियर है। कैंसर पढ़ा चुकी हूं अमन जांगरा, अगर आप यूट्यूब की बात करें तो कैंसर पे मैं एक सेशन ले चुकी हूं, आप सर्च करिएगा कैंसर डॉक्टर आकृति तो आपको मिल जाएगा। राकेश मीना, मैं यूट्यूब में जरूर मिलूंगी आपको, आप चिंता ना करें, जरूर मिलूंगी मैं यूट्यूब पे, बस 10 बजे रात में मिलूंगी। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से हैं, पर इन दोनों से निकलने वाली जो भी नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। ठीक, अब स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स होंगी उनका नाम होगा स्पाइनल नर्व। क्या होगा? स्पाइनल नर्व। और ये जोड़ियों में होती हैं, ये पेयर्स में होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड एक बॉडी के इस साइड, एक बॉडी के इस साइड, तो जो भी नर्व्स होंगी हमेशा पेयर्स में हैं। हमेशा कहां पर हैं? पेयर्स में हैं, यानी कि जोड़ों में हैं। तो स्पाइनल नर्व कितनी है? 31 पेयर्स। कितनी है भाई? 31 पेयर्स, यानी 31 जोड़े। स्पाइनल नर्व कितनी है? 31 जोड़े। कितने? 31 जोड़े। ठीक, ओके। नीरज गर्ग, बैकबोन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड में अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले नीरज, प्लीज क्लास को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए, अब स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व, ब्रेन से निकलने वाली, ब्रेन कहां पर होती है? मैंने आपको बताया था ब्रेन हड्डी में होती है जिसका नाम क्रेनियम था। तो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो क्या है? वो है क्रेनियल नर्व। वो कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व। और क्रेनियल नर्व कितनी जोड़ी है? 12 पेयर्स, 12 जोड़ी। 12 पेयर्स यानी कि 12 जोड़ी। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 43 पेयर्स। टोटल कितनी हो गई भाई? 43 पेयर्स। ये सीधे क्वेश्चन आता है कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितनी जोड़ी नर्व्स हैं? तो वो हैं कितनी? 43 पेयर्स। 43 पेयर्स। ठीक, क्लियर? क्लियर है? जल्दी बोलेंगे, ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 12 जोड़ी, 31 जोड़ी। गौरव कुमार, नीट का क्वेश्चन साथ साथ कवर कर रही हूँ फिलहाल। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल का। अमित, कल क्लास नहीं हुई थी, कल की जगह आज क्लास हो रही है आपकी। क्लियर है? यस, फटाफट से बताएंगे ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं। 12 जोड़ी में पहली 2 जोड़ी, 12 पेयर्स है, क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी है, उसमें पहली 2 जोड़ी जो है वो आपके सेरिब्रम से निकलती है, बाकी 10 की 10 आपके ब्रेन स्टेम से निकलती है। ये ध्यान रखेंगे कि 12 में पहली 2 जोड़ी आपके सेरिब्रम से निकलती है, बाकी 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व कहाँ पे निकलती हैं? कहाँ से निकलती हैं? आपके ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क स्तंभ से। ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसका आंसर मुझे कौन करेगा?
लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ब्रेन चैप्टर में ब्रेन स्टेम के बारे, मस्तिष्क स्तंभ के बारे। जल्दी से बताएंगे, बहुत जल्दी से। फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। बिट्टू कुमार, डेली क्लास नहीं होती, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब जब क्लास होगी। चलो, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे वो कर लो, या फेसबुक पेज पे कर लो, मैं अपडेट कर देती हूँ कि जब आपकी क्लास होगी। यस, क्लास पीडीएफ, आपकी क्लास, हाँ क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको। योजना मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, अपूर्वा पाल, वेरी गुड। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। 3 चीजें होती हैं आपके इसमें। चलिए लास्ट का 5 मिनट। अब देख लीजिए हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। कि रिफ्लेक्स आर्क हम किसको कहते हैं। आर्क का मतलब क्या है, जहां से शुरू किया वहीं पर घूम कर आए। आपके सारे रिफ्लेक्स एक्शन, आपकी सारी प्रतिवर्ती क्रिया आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। आपका जो क्या है, आपका जो मेरु रज्जु है वो कंट्रोल करता है, वो नियंत्रित करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको क्या जानना है, इसमें क्या जानना है, जो मैंने आपको सेंसरी और मोटर चीजें बताई थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गर्म प्लेट को, बहुत ही गर्म प्लेट को अगर आपने छुआ तो आप क्या करते हो, तुरंत अपना हाथ हटा लेते हो। अगर वो बहुत ज्यादा गर्म है तो आप तुरंत अपना हाथ क्या करते हो, हटा लेते हो। राइट? कैसे करते हो आप ये? क्योंकि एक न्यूरॉन है जो क्या कर रहा है, गर्म की सेंस को ले जा रहा है, गर्म के सेंस को ले जा रहा है, और दूसरा न्यूरॉन वहां से ऑर्डर लाकर आपके मसल्स को दे रहा है कि हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ठीक, क्लियर? यही वाली चीज आपको बताई थी। अब रिफ्लेक्स आर्क जब हम पढ़ते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे आ जाओ। इस एनिमेशन को तुमने समझ ही लिया होगा। अगर आप ब्लैंक स्लाइड पे आ जाएंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे, तो रिफ्लेक्स आर्क में 3 चीजें आएंगी। सबसे पहला है एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन यानी कि जो क्या करे, जो सेंसेशन को लेकर जाए, जो गर्म का सेंसेशन लेकर आपके स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाए। दूसरा न्यूरॉन है इफरेंट न्यूरॉन, जो स्पाइनल कॉर्ड से ये ऑर्डर लेकर आए, जो स्पाइनल कॉर्ड से ये ऑर्डर लेकर आए, हाथ हटाओ। और तीसरी चीज है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आपका ब्रेन जिम्मेदार नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आपका जो मस्तिष्क है वो जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम लगेगा। अगर न्यूरॉन ब्रेन तक सिग्नल लेकर गया और फिर वहां से ऑर्डर आया तो उतने टाइम में आपका हाथ जल जाएगा, वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी आपका मेरु रज्जु क्या करता है, कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। तो रिफ्लेक्स आर्क में 3 न्यूरॉन है। एफरेंट न्यूरॉन जो सेंसेशन लेकर जाए, इफरेंट न्यूरॉन जो सेंसेशन लेकर आए। एफरेंट को आप सेंसरी भी कह सकते हो, है ना, सेंसरी भी कह सकते हो। इफरेंट को आप मोटर भी कह सकते हो। और स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन की खोज किसने की थी? रिफ्लेक्स एक्शन की खोज की थी मार्शल हॉल ने। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? जल्दी जल्दी से बताएंगे, एम आई क्लियर और नॉट? फटाफट से बताएंगे कि आपको चीजें क्लियर है। ये है आपका रिफ्लेक्स आर्क जो सेंसेशन लेकर जाएगा। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या होगा, सेंसेशन आएगी। कार्तिक और केडी म्यूजिक अभय सैनी। पर तुम अपना नाम डिसाइड करो पहले, अपने नाम में क्लियर हो गए तब तो तुम्हें चैप्टर क्लियर होगा। नहीं, चलो आ जाओ। तो ये वाला बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स कंप्लीट हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। धीरज दुबे, कोर्स की ड्यूरेशन ऐसी कोई फिक्स नहीं है। जब तक कि हम तसल्ली से पूरा बैच कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक आपका क्या होगा, बैच चलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल का नेम पूछ रहे हो, जीएस आकृति ये टेलीग्राम चैनल है और ये मेरी फेसबुक आईडी है। क्लियर है? चलिए भाई, कोड क्या लगाएंगे, KD50, तभी ये बैच मिलेगा 499 में। ओके, चलिए। तो अब जो भी हमारी इस बैच की क्लास होंगी, वो क्लास कहाँ पर होगी,
होगी हमारे केडी लाइव ऐप पर। तो अगर आप इस बैच को कैसे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल सीक्वेंशली पढ़ना चाहते हैं, तो क्या करोगे, ईफरेंट स्पाइनल, आरती ईफरेंट स्पाइनल कॉर्ड से आपके मसल्स को ऑर्डर देता है हाथ हटाओ, ठीक है। जो काम मोटर कर रही थी वही काम ईफरेंट कर रही थी। ओके, चलो, तो अब हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो कहाँ पर होंगी, मंडे से होगी केडी लाइव ऐप पर होगी 8:30 से 10, मंडे टू थर्सडे 8:30 से 10। यूट्यूब में अगर आपको अब मैं जब भी मिलूंगी तो 10 PM मिलूंगी। ओके, जिस भी टॉपिक के साथ मिलूंगी वो टॉपिक आपको पहले से ही अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेरा मोटिव यही था कि छोटा से छोटा और बड़े से बड़ी चीज़ जो भी हम क्लियर कर सकते हैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दी जाए। चलिए भाई, तो जो भी हमारे एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, हम मंडे को मिलेंगे। यूट्यूब वालों से आज क्या है, फ्राइडे है, तो मैं आपको कल या संडे को मिलूंगी 10 बजे, लेकिन ठीक है। तो यूट्यूब पे हम मिलेंगे या तो कल या तो संडे को, लेकिन रात में 10 बजे। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग आ जाइएगा और हम लोग अपनी पढ़ाई का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।